दिवाली का ये पूरा हफ्ता आपने ये सुनते हुए बिता दिया होगा कि इस बार दिवाली पर पटाखे चलाना मना है, क्योंकि देश की अलग अलग अदालतों ने प्रदूषण की वजह से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसी खबरें भी आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी और सुनी होंगी कि पटाखे जलाने वालों और पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पिछले 4-5 दिनों में करीब 20,000 किलो पटाखे जब्त किए गए हैं। जबकि दिवाली खत्म होते ही आज दिन भर यह खबर चलती रही कि उत्तर भारत में पटाखों की वजह से जबरदस्त प्रदूषण हो गया है और अब यहां सांस लेना मुश्किल है। ये सब देखकर आप भी सोचते होंगे कि आखिर हम कैसे युग में जी रहे हैं जहां भारत जैसे देश में अब हम खुलकर दिवाली भी नहीं मना सकते। इसलिए आज हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे कि उत्तर भारत में ये सारा प्रदूषण सिर्फ दिवाली की वजह से है या इसका कोई और कारण भी है, और एक कड़वा विश्लेषण इस बात का भी करेंगे कि हमारे देश के लोग आखिर पटाखों के लिए इतने दीवाने क्यों हैं। और आज से 5000 वर्ष पहले जब श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो क्या उस दिन भी पटाखों के साथ ही दिवाली मनाई गई थी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि रामायण और रामचरितमानस में पहली दिवाली के बारे में क्या उल्लेख मिलता है कि उस दिन दिवाली कैसे मनाई गई थी। कल दिवाली मनाने के बाद आज सुबह जब आप सब उठे होंगे तो संभव है कि आपको भी गले में खराश और आंखों से पानी आने की शिकायत हुई होगी। खासकर अगर आप उत्तर भारत के किसी शहर में रहते हैं तो आपको इस तरह की परेशानियां जरूर हुई होंगी। देश की राजधानी दिल्ली में आज कई स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 999 के स्तर तक पहुंच गया। यानी इन इलाकों में हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा 999 कण प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा थी। AQI 999 पर भी आकर इसलिए रुक गया क्योंकि जिन मशीनों से इस प्रदूषण को रिकॉर्ड किया जाता है वो 999 से ज्यादा का AQI रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। यानी उनका भी मीटर टूट गया। इसके बाद आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते 999। सोचिए, इसके बाद हो सकता है कई जगहों पर यह AQI 1000 के भी ऊपर चला गया होगा, जो शायद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। लेकिन अब हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं है। अब शायद नई मशीनें बनानी पड़ेंगी जिससे आप 1000 से ऊपर का भी AQI रिकॉर्ड कर पाएंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 था औसत, जिसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस समय यानी रात के 9 बजे भी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों का AQI 800 से ज्यादा है। 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा माना जाता है। 50 से 100 तक के AQI को संतोषजनक माना जाता है। जब ये 100 से 200 के बीच पहुंचता है तो इसे मॉडरेट माना जाता है। इससे उन लोगों को परेशानी होती है जिन्हें पहले से सांस संबंधित कोई बीमारी हो। और 200 से 300 तक के AQI को खराब, 300 से 400 तक के AQI को बहुत खराब और इससे ऊपर के AQI को खतरनाक माना जाता है। लेकिन आप सोचिए, 400 से ऊपर अगर AQI है तो खतरनाक है, लेकिन 999 पर अगर पहुंच जाए तो उसके लिए कौन सा शब्द हम खोजें। CPCB हर रोज देश के 133 शहरों में प्रदूषण के स्तर को रिकॉर्ड करता है और इसके मुताबिक आज 133 में से सिर्फ 34 शहर पूरे देश में ऐसे थे जहां हवा या तो अच्छी थी या संतोषजनक थी। इनमें से भी लगभग सभी शहर या तो दक्षिण भारत के हैं या उत्तर पूर्वी भारत के हैं। उत्तर भारत का एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां आज की तारीख में हवा की गुणवत्ता अच्छी या संतोषजनक हो। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि उत्तर भारत में एक भी शहर रहने लायक नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उत्तर भारत में दिवाली जैसा त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहां जमकर आतिशबाजी होती है, पटाखे चलाए जाते हैं। इसलिए दिवाली के अगले दिन उत्तर भारत के शहरों की स्थिति इतनी खराब हो जाती है। लेकिन दिल्ली के उदाहरण से यह पता चलता है कि दिल्ली में आज के दिन भी प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 36% है। कंस्ट्रक्शन वर्क यानी निर्माण कार्यों की हिस्सेदारी 30% है और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 28% है। यानी 94% प्रदूषण तो अकेले इन 3 कारणों से दिल्ली में होता है। इसके अलावा भी प्रदूषण के कई और कारण हैं। लेकिन अगर फिर भी हम ये मान लें कि बाकी का प्रदूषण दिवाली पर जलाए गए पटाखों की वजह से ही हुआ है, तो भी पटाखों की हिस्सेदारी सिर्फ 6% बैठती है। अब आप सोचिए, हिस्सेदारी है 6%, लेकिन शोर मच रहा है ऐसा जिससे लगता है कि हिस्सेदारी होगी 100%।
इस सारे प्रदूषण की जिम्मेदारी सिर्फ पटाखों पर डाल दी जाती है। लेकिन होता यह है कि साल के जिस समय दिवाली मनाई जाती है उस समय उत्तर भारत में पर्यावरण की स्थितियां अपने आप ऐसी होती हैं कि हवा बहुत कम चलती है और पटाखों का प्रदूषण जब हवा में पहुंचता है तो प्रदूषण की परत और भी ज्यादा मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। इस बार दिवाली के 3 दिनों के दौरान पटाखे जलाने की वजह से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड सुरक्षित मात्रा से 200 गुना ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा पटाखों से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस भी निकलती है और पटाखों के निर्माण में चारकोल का भी इस्तेमाल होता है और जलाए जाने के बाद ये चारकोल PM 2.5 कणों के रूप में आपके शरीर में भी पहुंच जाता है। PM 2.5 के कण इंसानों के बालों से भी बारीक होते हैं और ये बहुत ही आसानी से फेफड़ों के टिश्यूज और आपके खून में भी मिल जाते हैं, इतने महीन होते हैं। यानी दिवाली के पटाखे प्रदूषण का एकमात्र कारण हो या ना हो, लेकिन इनकी वजह से उन लोगों को बहुत परेशानी होती है जो पहले से ही किसी न किसी शारीरिक समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। खासकर जो लोग कोविड से लंबी लड़ाई के बाद ठीक हुए हैं, उनके लिए तो पटाखों का यह प्रदूषण जानलेवा साबित हो सकता है। अब यह विडंबना है कि अब से 7 से 8 महीने पहले जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो देश में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था। लोगों को एक एक सांस की कीमत समझ में आ रही थी। लेकिन आज उसी देश के लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे छुड़ाए और इस बात की भी परवाह नहीं की कि अगर उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या हो सकता है जो बड़ी मुश्किल से कोविड से ठीक हुआ होगा, तो ऐसे लोगों का क्या होगा। किसी के बारे में हमारे देश के लोगों ने कुछ नहीं सोचा। अगर पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा खराब है तो बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें। स्पेशली सुबह ना जाएं या जब ट्रैफिक ज्यादा पीक पे होता है, क्योंकि तब एकदम लेवल पोल्यूशन, ग्राउंड लेवल पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। अगर बाहर जाना जरूरी है तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क से भी कुछ हद तक पोल्यूशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है, स्पेशली जो N95 मास्क है। दूसरी चीज ये है कि बेस्ट है कि बाहर एक्सरसाइज वगैरह ना करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो और पोल्यूशन ज्यादा है तो आपकी सांस की गति बढ़ जाती है, तो इनहेल जो आप पोल्यूटेंट्स करते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं और उसके कारण भी तकलीफ हो सकती है। तो एक्सरसाइज अगर करनी है तो इंडोर करें एयर प्योरीफायर के साथ, जिससे वहां पे आपका एक्सपोजर कम हो। और बेस्ट तो यही रहेगा कि हम पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से कि हम ये ऐसे पोल्यूशन जो है, जो हम इतने सालों से देख रहे हैं, इसको आस्ता आस्ता हम कम करें, जिससे बच्चों की भी और सब लोगों की जो है हेल्थ पे इतना असर ना पड़े। हैरानी की बात यह है कि भारत में 90% से ज्यादा पटाखों का उत्पादन तमिलनाडु के शिवकाशी में होता है, लेकिन आज की तारीख में शिवकाशी का AQI भी सिर्फ 50 से 70 के बीच है, यानी अच्छे से संतोषजनक के बीच वहां की हवा है। अब यहां सिर्फ पटाखों का विरोध नहीं कर रहे हम, बल्कि हम देश के आम लोगों, सरकारों, सिस्टम और अदालतों से भी आज ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब 8 महीने पहले पूरे देश में ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, तब किसी के मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि 8 महीने के बाद पराली की वजह से, वाहनों के धुएं की वजह से, निर्माण कार्यों की वजह से और पटाखों से जो प्रदूषण होगा, उससे होने वाली परेशानी कोविड से होने वाली परेशानी से ज्यादा अलग नहीं होने वाली है। आज दिल्ली और उत्तर भारत में जितना प्रदूषण है, उसमें सांस लेना एक दिन में 20 से 45 सिगरेट पीने के बराबर है। इसी तरह दिवाली पर एक फुलझड़ी जलाने से जो धुआं निकलता है वो 200 सिगरेट के बराबर होता है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने 5 फुलझड़ियां भी जलाई होंगी तो उसके फेफड़ों में 1000 सिगरेट्स के बराबर का धुआं चला गया होगा। अगर लगातार सिगरेट पीने वाले किसी व्यक्ति को भी आप कहेंगे कि 10 से 15 मिनट में 1000 सिगरेट पीनी है, तो वो भी शायद ऐसा कर नहीं पाएगा। लेकिन पटाखे जलाकर लोग ऐसा बड़े आराम से करते हैं, खुद के साथ भी करते हैं और आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी ये करते हैं। लेकिन ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि कल ही वैज्ञानिकों के ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पिछले 6-7 महीनों में ही दुनिया का प्रदूषण कोविड-19 से पहले के दौर वाले स्तर पर पहुंच गया। यानी कोविड-19 से पहले पूरी दुनिया में जो प्रदूषण था, अब हम वापस उसी स्तर पर पहुंच गए हैं। आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था तो प्रदूषण में बहुत कमी आई थी और आपको आसपास की हवा अच्छी लगने लगी होगी। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है और इसमें जो प्रदूषण है, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पूरी दुनिया में
चीन की है। उत्तरी चीन के कई शहरों और राजधानी बीजिंग में प्रदूषण अब इतना बढ़ गया है कि विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम रह गई है। बीजिंग में आज का जो AQI था वो था 347 का, जो बहुत खतरनाक माना जाता है, यानी दिल्ली से थोड़ा सा ही कम। और इस वजह से अब वहां स्कूल और सार्वजनिक पार्क बंद कर दिए गए। आपने ये नोट किया होगा, हमारे देश में कोविड के समय तो लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमने कभी भी प्रदूषण की वजह से लॉकडाउन नहीं किया। अच्छी बात यह है कि चीन में प्रदूषण की वजह से लॉकडाउन हो जाता है। अब चीन में ना तो दिवाली मनाई जाती है, ना ही पटाखे छुड़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां प्रदूषण का स्तर भारत के कई शहरों जैसा ही खतरनाक है। वहां आप प्रदूषण के लिए किसे दोष देंगे? लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पड़ोसी की गलती को बहाना बनाकर हम खुद को सुधारने की कोशिश कभी नहीं करेंगे? अब भारत में आम लोग पराली तो नहीं जलाते, लेकिन पटाखे जरूर चलाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाली अनफिट गाड़ियां हम हर रोज चलाते भी हैं, सड़कों पर देखते भी हैं ऐसी गाड़ियां जिनसे जरूरत से ज्यादा धुआं निकलता है, और इसे लेकर हम जागरूक जरूर हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग आज ये भी पूछते होंगे कि ये प्रदूषण तो है, और इसके लिए ज्यादातर लोग या तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा देंगे या फिर किसी और को, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन आम लोग कर क्या सकते हैं? और ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम तो बड़े असहाय हैं, हम क्या कर सकते हैं? आज हम आपको यही बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में प्रतिबंध के बावजूद कल देर रात तक पटाखे चलाए गए। लोगों का कहना है कि दिवाली सदियों पुराना त्योहार है और इस मौके पर पटाखे छुड़ाने की बहुत पुरानी परंपरा है। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, युवाओं को बड़ी खुशी होती है, और हम अपने बच्चों से ये खुशी कैसे वापस ले लें? एक और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग अदालतों ने इस बार पटाखों को लेकर बहुत सख्ती अपनाई। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, कानून सख्त कर दिए, पुलिस को भी बताया कि किसी के पास अगर पटाखे मिलें तो आपको सख्त कार्रवाई करनी है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जब आम जनता एक साथ इकट्ठे हो जाए और वो कोर्ट की अवमानना पर उतर आए तो क्या होता है। और ये जितने भी लोग थे, एक बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग था भारत में जिसे अदालतों की बात पसंद नहीं आई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की बात पसंद नहीं आई, और बहुत सारे लोगों ने नाराजगी की वजह से भी ये पटाखे चलाए और उन्होंने कहा कि ये बात अदालत की हमें मंजूर नहीं है। तो तब आप क्या करेंगे जब आपकी सोसाइटी में, समाज में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब अदालतें एक आदेश दे रही हैं और जनता उस आदेश के खिलाफ विद्रोह कर रही है और उसे मानने के लिए तैयार नहीं है? उन्हें आप अपराधी नहीं कह सकते, उन्हें आप जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन इस समय माहौल कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे लोग नाराज थे और इसी नाराजगी में उन्होंने कोर्ट की अवमानना की। दिवाली मनाई जाती है भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में, लेकिन जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तब तक पटाखों का आविष्कार तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अध्ययन किया, और इसमें हमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिला कि जब भगवान राम रावण को हराकर वापस अयोध्या लौटे थे तो उस दिन उनके स्वागत में पटाखे चलाए गए थे। तो आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में दिवाली पर पटाखे चलाए जाते हैं और इसे एक परंपरा का नाम दे दिया गया है। लेकिन जब श्री राम अयोध्या लौटे आज से 5000 वर्ष पहले, तो क्या उस दिन अयोध्या में पटाखे चलाए गए थे? उस दिन जो पहली दिवाली थी वो कैसे मनी थी? ये रामचरितमानस आज मेरे हाथ में है, मैं लेकर आया हूं। आप चाहें तो आप भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके पेज नंबर 839 पर उत्तरकांड में लिखा है कि जब भगवान राम अपने महल की तरफ चले तो नगाड़े बजाए गए, आकाश से भी ध्वनि हुई, पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया था, गलियों में विशेष प्रकार की सुगंध बिखेरी गई थी। लेकिन इसमें हमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिला कि पटाखे जलाए गए थे। पटाखे तो नहीं जलाए गए, लेकिन दिए जलाए गए थे, खुशबू बिखेरी गई थी, फूल बिखेरे गए थे। तो क्या हम वैसी दिवाली नहीं मना सकते जो पहली बार जब श्री राम आए थे अयोध्या, जैसी दिवाली तब मनाई गई थी? इस बारे में समझने के लिए आज हमने भोपाल के रामायण केंद्र के निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से बात की, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स की राय हम लेना चाहते थे। और उन्होंने तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस और वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण का अध्ययन करके हमें बताया कि इन दोनों ही ग्रंथों में कहीं भी पटाखे जलाने का जिक्र नहीं मिलता।
हाँ, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरह से ये बताने का प्रयास किया है। इसमें तो बहुत सुंदर है, आपने ये छंद को आप देखेंगे रामचरितमानस में, आप देखें उत्तरकांड में, अब देखिए इसमें यह है नव दुंदुभि बाजहीं विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। ये नव दुंदुभि बाजहीं यानी आकाश से जो स्वर निकल रहे हैं वो भी इस तरह से निकल रहे हैं जैसे दुंदुभि बज रही हो, और उसके माध्यम से देवता और आकाश के जितने भी देव हैं वो सभी के सभी राम जी के लिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और इसी तरह से दीप मालाएं जलाई जा रही हैं। लोक परंपराओं को जो आज भी हमारे समाज में जीवित हैं उनको देख के हम चलते हैं तो हमें लगता है कि ये पटाखेबाजी, आतिशबाजी, इसका रिवाज हमारे यहाँ कभी मूल रूप से था नहीं। पुराणों में भी हमें कहीं ऐसा वर्णन प्राप्त नहीं होता है कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो बारूद है ये हमारे लिए कोई नई चीज़ है जो आजकल के इतिहासकार बताते हैं कि भाई पहली बार जो है बारूद का यहाँ इस्तेमाल भारत में 400 साल पहले हुआ या 500 साल 600 साल पहले हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ जो वैदिक काल में, पुरानी काल में जो हमारे हथियार हैं, यानी बारूद का या विध्वंसक चीज़ों का उपयोग जो है हमारे यहाँ वो युद्धों में होता रहा है, मगर इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के साथ जो है उसका कहीं पर भी वर्णन हमको प्राप्त नहीं होता है। तो रामचरितमानस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा आपको पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा है कि जब श्री राम अयोध्या लौटे और अपने महल की तरफ जा रहे थे तो आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया था और नगर के जो स्त्री पुरुष थे उनके समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे थे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सारी चौकें पुराई गईं, अनेकों प्रकार के सुंदर मंडल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि फिर भारत में पटाखे जलाए जाने की शुरुआत कब से हुई? इतिहासकार इस मामले में एक मत नहीं है। आतिशबाजी में कच्चे माल के रूप में शोरा का इस्तेमाल होता है। शोरा एक प्रकार का नमक होता है और कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया में शोरा का सबसे ज्यादा निर्यात करता था। यानी भारत में आतिशबाजी का इतिहास हजारों वर्ष पुराना नहीं तो कम से कम सैकड़ों वर्ष पुराना तो हो ही सकता है। 15वीं शताब्दी में जब बाबर ने दिल्ली की लोदी सल्तनत के खिलाफ युद्ध लड़ा तब पहली बार भारत में गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल हुआ। बाबर की सेना के पास बारूद से चलने वाली तोपें थी और कहा जाता है कि इन तोपों की आवाजें सुनकर इब्राहिम लोदी के सैनिक बुरी तरह से डर गए थे, घबरा गए थे, क्योंकि इतना धमाका करती थी। अगर भारत में इससे पहले बारूद का इस्तेमाल हुआ होता तो लोदी के सैनिकों में ऐसी अफरा तफरी नहीं मचती और लोदी के जो सैनिक हैं शायद इस धमाके से इतना न डरते। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बारूद हमारे देश में पहले से था और भारत में कुछ ऐसे भी मानते हैं कि भारत में बारूद और फिर से इसके तैयार होने वाले पटाखों का इस्तेमाल मुगलों के आने से बाद से शुरू हुआ है। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं। आज हमने आपके लिए सैकड़ों वर्ष पुरानी कुछ पेंटिंग्स भी निकाली हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि कैसे मुगल काल में भारत में आतिशबाजी की जाती थी। इन पेंटिंग्स पर आप नजर डालिए, इसमें आपको फूलझड़ियां भी दिखाई देंगी। इनमें आपको आतिशबाजी, फूलझड़ियां, ये सब आपको नजर आएगा और ये मुगल काल की पेंटिंग्स हैं। रामायण का इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में पटाखों का इस्तेमाल ही करीब 2200 वर्ष पहले, सबसे पहले पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि चीन में शुरू हुआ था। लेकिन ये पटाखे बारूद से नहीं बल्कि बांस से बनाए गए थे। बारूद के इस्तेमाल से पटाखे बनाने की शुरुआत भी 9वीं सदी में चीन में हुई थी और फिर वहीं से पटाखे पूरी दुनिया में फैल गए। चीन में उस समय पटाखे बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए जलाए जाते थे। ऐसी मान्यता थी कि 12वीं शताब्दी में भारत से एक बंगाली बौद्ध धर्म गुरु चीन पहुंचे। उनका नाम था अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर ही चीन से पटाखों का विचार लेकर भारत वापस आए। हालांकि जैसा हमने आपको बताया कि चीन में तो मान्यता यह थी कि अगर वो धमाके करेंगे, पटाखे जलाएंगे तो बुरी आत्माएं वहां से भाग जाएंगी। इस मान्यता के साथ पटाखे चलाए जाते थे। वर्ष 1950 में एक इतिहासकार जिनका नाम है पीके गौड़े, उनकी किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900। इसमें वो लिखते हैं कि वर्ष 1518 में
पुर्तगाल से एक यात्री भारत आया था और उसने गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार की शादी में जोरदार आतिशबाजी का जिक्र किया। हालांकि पीके गौड़े अपनी किताब में मराठी कवि संत एकनाथ की लिखी एक कविता का भी जिक्र करते हैं, जिसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह में भी आतिशबाजी हुई थी। इसका मतलब हजारों वर्ष पहले भी आतिशबाजी होती थी। हालांकि भारत के कई शहरों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाना कोई आज की बात नहीं है, बल्कि करीब 350 साल पहले भी वर्ष 1667 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारत में पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। उसके इस आदेश की एक कॉपी आज भी बीकानेर के स्टेट आर्काइव में रखी है। यानी भारत में आतिशबाजी रोकने का हुक्म तब मुगल बादशाह ने दिया था, मुगल बादशाह दिया करते थे, और आज वही काम अदालतें कर रही हैं और राज्य सरकारें कर रही हैं। औरंगजेब बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट था, उसने क्रैकर बंद कर दिए थे। उसने क्या एनवायरमेंटलिस्ट होने की वजह से बंद किए थे? जो उसने संगीत को बंद किया था और क्रैकर्स को बंद किया था, वो किस लिए बंद किया था? सारी दुनिया जानती है इस चीज को। देखिए, उद्देश्य अगर एनवायरमेंट है, हम एनवायरमेंट के साथ हैं हर चीज के लिए, लेकिन ये धर्म नहीं है कि एनवायरमेंट के नाम के ऊपर आप सिर्फ एक धर्म के ऊपर अटैक करते चले जाएंगे, एक धर्म को आप दबाते चले जाएंगे, एक धर्म के आप पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो धर्म सहिष्णुता सिखाता है, क्योंकि वो धर्म जो है आपके ऊपर अटैक नहीं करता। इतिहासकार मानते हैं कि पटाखों का इस्तेमाल राजा महाराजा और मुगल बादशाह अपने मनोरंजन के लिए और त्योहारों और विवाह शादियों के लिए भी किया करते थे। इसके अलावा हाथियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी पटाखों का इस्तेमाल होता था। 18वीं शताब्दी आते आते दिवाली पर पटाखों का नियमित इस्तेमाल किया जाने लगा और वर्ष 1923 में तमिलनाडु के शिवकाशी में आधुनिक तौर तरीकों के साथ पटाखे बनाने की शुरुआत हुई और आज शिवकाशी की बदौलत पटाखों के निर्माण में भारत पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन कुल मिलाकर इन तथ्यों से जो बात समझ में आती है वो ये कि दिवाली पर पटाखे छुड़ाने की शुरुआत रामायण काल से नहीं हुई थी, बल्कि इसका इतिहास 200 से 300 वर्ष पुराना ही हो सकता है। लेकिन तब भारत में ना तो प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर था, ना ही सड़कों पर गाड़ियां थीं और ना ही निर्माण कार्यों से होने वाला ये प्रदूषण उस जमाने में हुआ करता था। लेकिन बड़ी बात यह है, जिसको हम पहले भी मुद्दा उठाते आए हैं, कि दिवाली के आसपास तो प्रदूषण अचानक से हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। दिवाली, आपने नोट किया होगा कि दिवाली से 2 हफ्ते पहले से यह मुद्दा बनना शुरू होता है। मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, लोग अदालतों में जाना शुरू करते हैं और दिवाली से ठीक पहले अदालतें अपना आदेश सुनाना शुरू कर देती हैं कि प्रदूषण के कारण आप पटाखे नहीं चलाएंगे। और फिर दिवाली के दिन ये सारे आदेश इंप्लीमेंट हो जाते हैं, दिवाली खत्म हो जाती है। हर साल यही होता है। फिर दिवाली के अगले ही दिन से प्रदूषण की खबरें हेडलाइन में आने लगती हैं और भारत का एक वर्ग ये कहने लगता है कि पटाखों की वजह से और दिवाली की वजह से पूरे देश का जो पर्यावरण है वो खराब हो गया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि हमारे देश में लाखों जानवरों को हर साल काटा जाता है बलि देने के नाम पर, चाहे किसी भी धर्म में दी जाती हो, लेकिन इसके बारे में ना तो हमारी अदालतें कभी कुछ कहती हैं, ना ही हमारी राज्य सरकारें कभी कुछ कहती हैं। ईद से पहले कोई अदालत में नहीं जाता, कोई इस तरह का आदेश नहीं होता। नए साल के दौरान भी बहुत सारे पटाखे चलाए जाते हैं, तब कोई नया आदेश अदालत की तरफ से नहीं आता कि आपको पटाखे नहीं चलाने हैं। इसलिए अब हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो दिवाली मनाना चाहता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो पूरा एक अलग इकोसिस्टम बनाया जा रहा है कुछ खास वर्गों द्वारा, ये सब दिवाली के खिलाफ और हिंदू संस्कृति में मनाए जाने वाले जो त्योहार हैं उनके खिलाफ ही हो रहा है। यानी बहुत सेलेक्टिवली ये कुछ खास त्योहारों के खिलाफ ये जो है प्रचार किया जा रहा है, जबकि इसमें से बाकी त्योहारों को बाहर किया जा रहा है। एक ये बहुत बड़ी फीलिंग हमारे देश के एक बड़े तबके में ये आ रही है, एक बहुत बड़े वर्ग में आ रही है। और इसीलिए आज हमने बताया कि कल बहुत सारे लोग इस बात से बहुत नाराज थे और उन्होंने अपना विरोध जताने के नाम पर ही उन्होंने कहा कि आज तो हम पटाखे जरूर चलाएंगे क्योंकि हम अपना विरोध जताना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.